खबर झुंझुनू से है, जहां रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेघवाल समाज की अग्रणी संस्थाओं में से एक डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों में खुद को प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर मेहरणा ने प्रस्तुत कर दिया है। चुनावों की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर मेहरणा ने अपना प्रचार शुरू किया। इसी क्रम में वे झुंझुनू पहुंचे। झुंझुनू के एक निजी रिजॉर्ट में मेघवाल समाज की बैठक हुई, जिसे संबोधित करते हुए डॉक्टर मेहरणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि समाज उत्थान के संकल्प के साथ वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार भी इसी सोसाइटी का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था, लेकिन बाद में अपरिहार्य कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार फिर से चुनावी मैदान में कूद गए हैं। डॉक्टर मेहरणा ने झुंझुनू में बताया कि इस सोसाइटी में पूरे प्रदेश के करीब 80,000 सदस्य हैं। दिसंबर तक चुनाव होने की उम्मीद है। मेरा गृह जिला है झुंझुनू, और यहाँ मैं एक तरह से अपने परिवार के बीच में आया हूँ और बहुत ही आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी से मिलने का एक अवसर मिला मुझे। लोगों ने अपनी मुद्दे रखे, ज़्यादातर सामाजिक मुद्दे थे हमारे, और उन सामाजिक मुद्दों पे क्या क्या आगे हमारी रणनीति रहनी चाहिए, किस तरह से हमारे समाज में जो वंचित और गरीब और जो आखिरी पायदान के लोग हैं उनको किस तरह से हम आगे मदद करें और किस तरह से समाज संगठित रहे और अपने मुद्दों पे किस तरह से उन मुद्दों को मनवाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, इन सब बातों पे मेरा गृह जिला है झुंझुनू। बूंदी महोत्सव 2025 के आयोजन में शानदार सिने संध्या का आयोजन किया गया, जिसे नवल सागर झील के किनारे स्थित पार्क में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शहरवासियों को सूफियाना संगीत और हास्य का बेहतरीन संगम देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में मशहूर गायक सलमान अली ने अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के रेंचो राजा ने अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को हंसी में डुबो दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सिंदूर थीम के नृत्य से हुई और उसके बाद सलमान अली ने कई लोकप्रिय सूफी और फिल्मी गीतों को प्रस्तुत किया। इस दौरान वंदे मातरम की प्रस्तुति पर दर्शकों ने अपने मोबाइल से रोशनी कर माहौल को और भी रोशन कर दिया। इस विशेष अवसर पर कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा भी शामिल थे। देखिए, शानदार जो है यहाँ पर संध्या का आयोजन किया गया। रोशनी के बीच वंदे मातरम भी गूंजा। सूफी कलाकार ने शानदार प्रस्तुति दी, जिससे वहाँ मौजूद लोग जो है झूम उठे। सलमान अली ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। सूफी अंदाज से सभी लोग जो है उनके मंत्रमुग्ध हो गए और इस दौरान आम जनता के साथ जो है अधिकारी भी झूमने पर मजबूर हो गए। बूंदी महोत्सव की सिने संध्या जो है यादगार बनी है। तो देखिए, सिने संध्या का ये जो है कार्यक्रम रखा गया था और लगातार जो है ये कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोशनी के बीच वंदे मातरम का जो है गान हुआ और इसी से सराबोर हो उठा पूरा माहौल। और अब खबर टोंक के उनियारा से, जहां नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के कचहरी चौक में विद्युत ट्रांसफार्मर दे रहे हैं हादसे को आमंत्रण। जी हां, विद्युत विभाग के विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे बेची जा रही हैं सब्जियां। विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग सहित अन्य कारणों से हो सकता है हादसा। पहले भी विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग से आग लगने सहित कई मामले सामने आ चुके हैं। विद्युत विभाग सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। जिम्मेदार अधिकारी आमजनों की सुरक्षा को लेकर नहीं है गंभीर। शायद विद्युत विभाग सहित जिम्मेदार कर रहे हैं अनहोनी होने का इंतजार। देखिए, विद्युत विभाग सहित जो है अन्य जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिन्हें ध्यान देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं शिकायतों के बाद भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। स्पार्किंग सहित अन्य कारण जो हैं इस तरीके के सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। इन्हीं ट्रांसफार्मर के नीचे जो है सब्जी वाले बैठते हैं, सब्जियां बेचते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है।
नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के कचहरी चौक में विद्युत ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं वो हादसों को न्योता दे रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। करने के लिए हमने नीति विषयक निर्णय भी लिए हैं और इसके साथ साथ उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इनकी तकलीफों के निवारण के लिए और कोऑपरेटिव की रीच बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। एक प्रकार से भारत में कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है, मगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नीति विषय गाइडेंस नहीं देती है, सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से चलती कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। आज मुझे आनंद है, एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। अब पैक्स के मॉडल बायलॉज भारत सरकार नहीं बना सकती, मगर हमने एडवाइजरी के रूप में मॉडल बायलॉज बनाकर देश भर की सभी सरकारों को भेजा। मुझे बहुत आनंद है कि इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल सभी सरकारों ने इसको एडॉप्ट किया है और आज देश की सभी पैक्स मॉडल बायलॉज के आधार पर चली। इससे हमारे पैक्स का पूरा तंत्र न केवल कंप्यूटराइज हुआ और ढेर सारे काम को हम पैक्स के साथ जोड़ पाए हैं और मुझे विश्वास है इससे डिफंग होने वाले पैक्स की संख्या में बहुत कमी आएगी और कदाचित कोई होता है तो उसके पुनर्जीवन का रास्ता भी ये नए बायलॉज के अंदर है। इससे हम जल्दी पुनर्जीवित भी कर पाएंगे। मित्रों, इसी तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी मैं बात करूंगा। पहले हमने 4 लक्ष्य कोऑपरेटिव मंत्रालय के तय किए हैं। एक, जनरेशन सहकार का विकास, मतलब हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना। इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी। परंतु इसकी पढ़ाई लिखाई में हमने कोऑपरेटिव के तत्व को भी डाला है। वो डेयरी इंजीनियरिंग जरूर किया होगा, मगर उसको कोऑपरेटिव का कल्चर मालूम होगा, कोऑपरेटिव संस्कृति का जानकार होगा। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने हर प्रकार की चैलेंजेस को ढंग से सामना कर पाए ऐसी कोऑपरेटिव्स को तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और AI आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। एक लक्ष्य अभी ज्योतिन मामा ने बताया कि हर टाउन में एक UBC का संकल्प। मित्रों, ये जो लक्ष्य है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत कठिन लक्ष्य है, मुझे मालूम है। और मुझे मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत आगाह भी किया है कि इसकी घोषणा आप मत करिएगा, मगर मैं मानता हूं कि हम सब ने मिलकर एक काम करना चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर टाउन के अंदर 5 साल में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य हमने रखना चाहिए। और एक प्रकार से अमरेला संगठन का और नेपकप का एक काम है। धीरे धीरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के
रजिस्ट्रेशन के लिए, चलने के लिए जितनी भी सारी अड़चनें थी, रिजर्व बैंक के सहयोग से हम इसको एक एक पार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 साल में बचा खुचा जो कुछ भी है वो हम जरूर पार कर लेंगे। परंतु इसके लिए एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर हमें एक मूड बनाना पड़ेगा। नेपकब ने भी एक संगठन ये नाते अपने आप को चलाते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपकब और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल तय करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे कि हाँ भाई 1 साल में हम 200 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे नहीं, और 400 ब्रांचों का नया विस्तार करेंगे। फिर दूसरे साल क्या, तीसरे साल, 5 साल का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये हो सके ऐसा काम है, हमने जिल के साथ लगना पड़ेगा। अब तय तो आपको करना है। जहां तक मेरा और मेरे मंत्रालय का सवाल है, मैंने कह दिया हमें तो अब लगे बगैर चारा ही नहीं है, हम तो लगेंगे ही लगेंगे। परंतु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फेडरेशन और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। इसके साथ साथ हमने मल्टी सेक्टर अप्रोच के साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना कोर काम इस देश के युवा उद्यमी, जो आकांक्षी युवा है, इस देश के स्वसहाय जूथ और नीचे के तबके के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। इसमें आरबीआई से कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। नेपकब और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल गाइडलाइन इश्यू कर सकती है, जिसके आधार पर हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने फाइनेंस को रीडिजाइन करना चाहिए, फाइनेंस की पैटर्न को रीडिजाइन करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ जो दबे कुचला तबका है उसको मजबूत करना। झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां खानपुर क्षेत्र के किसानों की लाइफलाइन कहे जाने वाले भीमसागर बांध उजाड़ नदी लबालब होने की वजह से एक बार फिर बांध का एक गेट खोला गया और गेट खुलकर पानी की निकासी करवाई गई। बरसों बाद ऐसा मौका है कि जब नवंबर माह में बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करवाई गई है। जेएन आकाश मेहरा ने बताया कि उजाड़ नदी में आवक होने की वजह से बांध का एक गेट आधा फीट खोलकर करीब 425 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। झालावाड़ के खानपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, एक गेट जो है इस बांध का खोला गया है यहाँ पर, और नवंबर माह में देखिए बांध का एक गेट खोला गया है, यानी कि पानी लबालब होने के कारण पानी की निकासी की गई है। 425 क्यूसेक पानी जो है ये गेट खोलकर 425 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बरसों बाद ऐसा मौका है कि जब नवंबर के माह में गेट खोला गया है। बीकानेर के बज्जू से खबर, जहां उप जिला अस्पताल बज्जू में अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। बज्जू उप जिला अस्पताल के मुख्य वार्ड में सांड की घूमते हुई तस्वीर सामने आई है। पहले भी कई बार अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ चुकी है। अस्पताल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी चल रही है। अस्पताल में सफाई और रखरखाव को लेकर भी गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान दीवार टूटने के कारण पशु पहुंच रहे हैं वार्ड तक। बज्जू के उप जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो बीकानेर के बज्जू से खबर, जहां पर देखिए अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है आवारा मवेशी अंदर घुस जाते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारों की जिम्मेदारी इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ना तो सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान है और ना ही जो है मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर किसी का ध्यान है। उप जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं और इससे पहले भी
अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ चुकी है और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए अस्पताल में कुछ ज्यादा ही लापरवाही सामने आ रही है और जैसा कि फिलहाल ये तस्वीर सामने आई कि अस्पताल में आवारा मवेशी भी घुस जाते हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें इस तरीके की सामने आई, लेकिन जिम्मेदार जो है अभी भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए तस्वीर काफी है, काफी चीजें बयां कर रही है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी है। ये दृश्य है वो उप जिला अस्पताल बज्जू का है, जहां पर आसपास ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर उपचार लेने आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी है ये तस्वीर देखकर सामने आ सकता है कि मुख्य वार्ड के अंदर ही सांड घूम रहे हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है वो किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि उप जिला अस्पताल बज्जू है, वहाँ पर अव्यवस्थाओं को लेकर पहले भी कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेवार अधिकारी है वो कोई संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बज्जू उप जिला अस्पताल है, मुख्य वार्ड में सांड की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सा स्टाफ है वो काफी कम है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें लापरवाहियां हैं वो सामने आती हैं, जिसके चलते यहाँ पर मरीज है वो आने से कतराने लग गए हैं। जब इस बारे में चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान दीवार है वो टूटने के कारण ये जो सांड वगैरह या कुत्ते हैं वो अंदर वार्डों में घूमते हैं, लेकिन कब इस पर संज्ञान लिया जाएगा, कब व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जी बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरीके से जो है ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, इस तरीके की कई तस्वीरें अव्यवस्थाओं का आलम है किस तरीके से अस्पताल में साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या उच्च अधिकारियों से कभी किसी ने शिकायत नहीं की, या फिर ये कि उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी उनकी तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये स्थानीय लोगों का कहना है कि उप जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं और चिकित्सकों के काफी पद है वो रिक्त चल रहे हैं, नर्सिंग कर्मी हैं उनके पद रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व उच्च चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि व उच्च अधिकारी ने यहाँ पर कोई व्यवस्था सुधारने की का सुधार बिल्कुल नहीं उठाया। तो ऐसे में स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है कि यहाँ पर जो रिक्त चल रहे हैं चिकित्सकों के पद उनको भरा जाए, नर्सिंग स्टाफ है उनकी पूर्ति की जाए ताकि अस्पताल की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से उसके। इसके साथ ही बता दूं कि ये बॉर्डर क्षेत्र है, इस क्षेत्र के काफी दूर दराज यानी जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर उप जिला अस्पताल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को तो काफी खर्च वहन करना पड़ रहा है और जिला मुख्यालय तक पहुंचकर उपचार लेना पड़ रहा है। जी शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झुंझुनू की, जहां मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी है। बीएलओ घर घर जाकर कर रहे हैं गणना प्रपत्रों का वितरण और सत्यापन। अब तक 23% गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है। 256 बीएलओ जुटे हुए हैं इस पूरे अभियान में। अभियान के अंतर्गत कुल 3,51,401 गणना प्रपत्रों का वितरण किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से फॉर्म 678 के जरिए सुधार करवाने की अपील की है। गहन पुनरीक्षण विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसमें हम बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान करनी है और उनकी परिगणना प्रपत्र दिए हमें, जो हमें घर घर जाकर वितरण करना है। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो सही मतदाता वो छूटे नहीं और गलत मतदाता है वो। डीके कामा से खबर, जहां कामा के गांव बझेरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष द्वारा मार्ग में पत्थर लगाकर रास्ता अवरुद्ध किए जाने की बात को लेकर विवाद हुआ। कहा सुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने किया फायरिंग के और पथराव। दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची कामा पुलिस ने आधा दर्जन घायलों को पहुंचाया है अस्पताल। कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के चलते भरतपुर के लिए भी रेफर कर दिया गया है। एक पक्ष की महिला श्यामवती के उपचार के दौरान जयपुर में मौत हो गई। वहीं घायल महिला की मौत से दोनों ही पक्षों में तनाव हुआ। मृतक पक्ष के व्यक्ति ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
कामा थाना अधिकारी ने गांव में किया पुलिस बल तैनात। आरोपी पक्ष के लोग घटना के बाद गांव से फरार हो गए। मामला दर्ज होने पर पुलिस आरोपी पक्ष की तलाश कर रही है। कामा थाना क्षेत्र के गांव बझेरा की ये घटना है। घायल महिला की मौत से दोनों ही पक्षों में तनाव हो गया है। मृतक पक्ष के व्यक्ति ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है थाने में। कामा थानाधिकारी ने गांव में किया है पुलिस बल तैनात। एहतियात के तौर पर जो है पुलिस बल की तैनाती गांव में कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, जहां नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएगी और शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल पर कांग्रेस कैंडल मार्च भी करेगी और श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस आज लामबंद होकर प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में जयपुर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस से इकट्ठा होंगे। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो हैं आज विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। सरकार को घेरने की तमाम कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस आज जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल पूनम, देखिए जो नगर निकाय और पंचायत चुनाव है राजस्थान में, उनमें लगातार देरी हो रही है। क्योंकि 5 साल में कार्यकाल इनका पूरा होता है, 5 साल बाद में चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। लेकिन इस बार जो है राजस्थान में ना तो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, ना ही जो पंचायत के चुनाव है। पंचायतों में प्रशासक लगा रखे हैं और यहाँ भी जो प्रशासन है उसके हाथ में कमान दे दी गई है, नगर निकायों की भी। तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि ये साफ तौर पर जो संविधान का उल्लंघन है, जो लोगों के अधिकार है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या वजह है जो सरकार निकाय और पंचायत चुनाव है उनमें देरी कर रही है? जो गांव के लोगों की सरकार है वो क्यों नहीं जा रही है? लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों के काम अटके हुए हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर हो रही थी। कई दिनों से विरोध प्रदर्शन छोटे स्तर पर किया जा रहा है। आज राजधानी जयपुर में जो जिला कांग्रेस कमेटी जयपुर शहर की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट है वो होगा। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अमर जवान ज्योति पर कैंडल मार्च के साथ साथ जो एक विरोध प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ इसको लेकर जो एक सांकेतिक श्रद्धांजलि जो होती है, जो नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में देरी आखिर क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, तो एक जो विरोध प्रदर्शन के नाते एक श्रद्धांजलि जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी कुछ पुतलों को। कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस पूरा जो ये मौका है, जो निकाय पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर अपनी जो आक्रामक है वो नजर आ रही है। और इस विरोध प्रदर्शन के साथ जो गांव तक अपनी जो पहुंच है और अपनी जो लोकतांत्रिक जो छवि है उसको मजबूत करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। तो कहा यही जा सकता है कि एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो इस तरह के जो प्रोटेस्ट करके आम लोगों के बीच जाने की पूरी जुगत में है और जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे थे, कई जो जिलों में इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे हैं और आज भी राजधानी जयपुर से यही संदेश दिया जाएगा कि इस तरह से जो भी अगर सही निर्णय नहीं होंगे तो कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रहेगी। ऐसा संदेश कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। पूनम जी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।